मनुष्य में श्वसन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। अब मनुष्य में श्वसन के लिए श्वसन तंत्र पाया जाता है। इसमें क्या होता है, श्वसन अंग, श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, इसमें पाया जाता है। किस लिए, कहें से कि इसमें एक मशीनरी है, कहें से कि पूरे शरीर में, हमारा शरीर बहुत बड़ा है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना है, पूरे शरीर की कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना है, एगो मशीन चाहिए पहुंचाने के लिए, ठीक। तो उसी मशीनरी को हम क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें श्वसन सतह क्या होता है, फेफड़ा होता है। श्वसन सतह क्या होता है, फेफड़ा होता है। श्वसन सतह फेफड़ा होता है, फेफड़ा। और क्या होता है, देखिए श्वसन तंत्र के भाग के बारे में हमको पढ़ना है। आज हम ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बनाएंगे और समझेंगे भी। सब हम स्लाइड लेकर के आए हुए हैं, देखिए ये सारा स्लाइड है। देखिए हम क्या करेंगे, मनुष्य में श्वसन के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम जान गए कि मनुष्य में क्या होता है, श्वसन तंत्र होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम था, पचाने वाला एगो मशीन था, भोजन को पचाने वाला एगो मशीन था, वैसे ही सांस लेने के लिए, सांस को, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए एक मशीन पाया जा रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं। तो श्वसन तंत्र के बारे में हमको पढ़ना है। तो जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट पढ़े थे, पूरा मशीन का पार्ट पुर्जा समझना पड़ा था, वैसे इस मशीन का भी पार्ट पुर्जा समझना पड़ेगा, श्वसन तंत्र का भी पार्ट पुर्जा समझना पड़ेगा, तभी हमको समझ में आएगा। देखिए ये शुरू कहाँ से होता है, श्वसन तंत्र हमारा शुरू होता है नाक से लेकर के और कहाँ तक, फेफड़ों तक चलता है। तो देखिए श्वसन तंत्र जो होता है, इसके भाग लिखिए, श्वसन तंत्र के भाग। श्वसन तंत्र के भाग, भाग मतलब भागने वाला भाग नहीं नहीं कि भाग जाइएगा। देखिए श्वसन तंत्र के भाग, इसमें मतलब कि पार्ट, कितने पार्ट होते हैं। पहला नासा छिद्र, नासा छिद्र या नासा छिद्र तथा नासा तथा नासा गुहा। नॉस्ट्रिल एंड नेजल कैविटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जो इंग्लिश लिखना चाहे लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है दूसरा ग्रसनी, अभी हम सब समझाएंगे ग्रसनी, इसके बारे में तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़े थे, इसको फेरिंग्स बोलते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है कंठ। कंठ बोलते हैं ना, कंठवे रुना गई बा उनकर, कंठ रुनाने का मतलब बंद हो गया, आवाज नहीं बोल पा रहे हैं, आवाज नहीं निकल पा रहे हैं उनके अंदर से, समझ में आया। चौथा का है, चौथा है ट्रैकिया, जिसको बोलते हैं श्वास नली, श्वास नली जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। पांचवा क्या है, श्वसनी, श्वसनी जिनको हम बोलते हैं ब्रोनकाई। और छठवां क्या है, श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं जिनको हम बोलते हैं ब्रोनक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोनक्यूल्स बोलते हैं। फिर सातवां आता है कूपिका, कूपिकाएं जिनको हम बोलते हैं एल्विलाई। सब इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इंग्लिश तो आप ही लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है डायाफ्राम। ये जो है 8 पार्ट हैं, इसके 8 भाग हैं श्वसन तंत्र के, इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। पहले हम डायग्राम भी बना देते हैं, हमारे साथ साथ आप डायग्राम बनाइए। देखिए नकिया थोड़ा सा बढ़ान हो रहा है। ये मान लीजिए आदमी है, लग तो नहीं रहा लेकिन है कि नहीं है। अरे यार आर्टिस्ट थोड़ी हैं कि हम भी बना देंगे, हमको डायग्राम वगैरह कुछ बनाने नहीं आता है। डायग्राम कैसे भी बना देते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ से आया होता है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बना दिया जाए ताकि आदमी लगे, नहीं तो पता चला कि एलियन लगने लगेगा, गड़बड़ा जाएगा। यहाँ से एलियन लग ही रहा है, इसका सिर बड़ा हो गया है, वैसे ऐसे आता है, मुंह आया होता है, ऐसे दोनों मिल गया होता है,
यहाँ से ये तो फूड पाइप चला गया अंदर, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से ये आता है कंठ, यहाँ पे आता है कंठ, जिसको हम थोड़ा सा बनाते हैं। क्या होता है ऐसे, इस टाइप का होता है कुछ। इस टाइप का कुछ होता है कंठ। आप ऐसे छुएंगे तो दिखेगा, ये जो ऊंच दिख रहा है ना, थोड़ा सा सांस नली में यहाँ पे जो ऊंचा दिख रहा है, यही है कंठ। समझ में आया? यही है कंठ। इसको दबा देंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे, दबा देंगे तो बोल नहीं पाएंगे, ये कंठ है। अब ये कंठ जो है नीचे चल करके ऐसे ट्रेकिया बनाता है। ट्रेकिया बनाता है। ट्रेकिया क्या होता है, इसमें अर्धचंद्राकार वलय पाए जाते हैं, मतलब अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। और ये वलय कैसे होते हैं, कार्टिलेज के होते हैं, अपूर्ण वलय होते हैं। फिर ये डिवाइड होता है ट्रेकिया। अभी तो ये आपको पढ़ना ही नहीं है किस लेवल पे ये डिवाइड होता है, वैसे आपको नहीं पढ़ना है। ये आगे चलकर और डिवाइड होता है, आगे चलकर और डिवाइड होता है, और इसमें क्या बन जाते हैं, ये आगे चलकर और डिवाइड होगा। ऐसे हमारे साथ साथ अभी बनाते चलिए, बस अभी हम सारा चीज़ आपको समझा देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो हम डायग्राम में नहीं बना पाएंगे। इस तरह का कुछ होता है डायग्राम। आप देखेंगे तो दोनों फेफड़े के डायग्राम यही होते हैं। उसके बाद यहाँ पे गोल 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 स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं एल्वुलाई। गोल 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 खूब खूब गुच्छा लगा होता है, खूब ज़्यादा लगा होता है, खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक, ये मान लीजिए एल्वुलाई का गुच्छा है, यहाँ से भी एल्वुलाई का गुच्छा। ये अभी हम श्वसन तंत्र पूरा मशीनरी बना रहे हैं, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। और थोड़ा सा हम इसके पार्ट के बारे में भी समझेंगे। हो सकता है कि लेक्चर लंबा हो, और बाबू जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। लेक्चर लंबा है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। देखिए, ये हम बना दिए श्वसन तंत्र। इसमें यहाँ से फेफड़ा बनता है, और इसमें बीच में दिल होता है, आपका दिल, जो किसी को दे दिए हैं आप। यहाँ पे बनाए हैं तो आप किसी को दे दिए थे तो हम बनाए हैं वैसे। इस पे डबल मेम्ब्रेन का लेयर होता है, किसी को देना नहीं चाहिए अपना दिल। समझ में आया? यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है ना दिल, तो वही आप दे दिए हैं, गड़बड़ा गया है, बना नहीं सकते हैं यार, इसीलिए नहीं बनाए हैं। इतना कम स्पेस में हम कहाँ से बनाए, कहीं विला लग गया है। हार्ट इन्हीं दोनों फेफड़ों के बीच में रहता है, इतना आपको याद रखना है। अभी हम दिखा देते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं इन दोनों फेफड़ों के बीच में, इसमें भी आर्टवा गायब कर दिया। देखिए, ये अपना दिल किसी को दे दिया है, इसमें भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हैं ना कि दोनों फेफड़ों के बीच में दिल होता है। अब कहीं पे गया है तो हमको क्या मतलब है, किसी को दे दिए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे गया है। यहाँ पे ये जो श्वसन तंत्र है, यही बस इतना ही श्वसन तंत्र है। इसमें ब्लड कैपिलरीज ऐसे लगी हुई होती हैं, इस एल्वुलाई पे ऐसे ब्लड कैपिलरीज खूब फैली हुई होती हैं, खूब जाल होता है ब्लड कैपिलरीज का, फूल खूब होता है। इतना ही है हमारा क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे नीचे एक मसल होता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ऐसे कुछ टाइप का होता है, हमको नहीं मतलब है कैसे होता है, अभी दिखा देंगे इमेज में, बस हम बना दिए हैं, इतना ही काफ़ी है। फिर ऊपर से रिब्स होता है, इसको सेफ रखने के लिए। ये प्लूरा मेम्ब्रेन होती हैं, सब दो दो लेयर का मेम्ब्रेन फेफड़ा बनाती हैं। तो इसी के बारे में हमको समझना। देखिए, नासा छिद्र तथा नासा गुहा, नकिया के छिद्रवा को क्या बोलते हैं, नासा छिद्र।
नकिया का छिद्र जो है इसको नासा छिद्र यानी नॉस्ट्रिल बोलेंगे। जो जगह है नाक के अंदर जो कैविटी है, खलिक्का जगह है, इसको बोलेंगे नेजल कैविटी। क्या बोलेंगे? नेजल कैविटी। जो नासा मार्ग है या जो मतलब जो इसके अंदर नकिया के अंदर जो रास्ता है या जो खलिक्का जगह है उसको बोलते हैं नेजल कैविटी यानी कि नासा गुहा बोलते हैं। अभी नेजल कैविटी नासा गुहा सीधे जाके गटई में खुलता है और गटई जो होता है ये गला जो होता है ये दोनों के लिए कॉमन होता है, खाना के लिए भी यानी मुंह के लिए भी कॉमन खुला होता है गले में और सांस वाले के लिए भी कॉमन इसी गले में ही खुला होता है यहाँ पे, मतलब दोनों के लिए एक नली बन जाता है यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं ग्रसनी, जहाँ पे दोनों मिलते हैं, खाना का नली, खाना का मुंह वाला जो नली है ये यहाँ पे मिलता है गले में और सांस वाला नली भी यहीं पे मिलता है। इसको बोलते हैं क्या? ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स। पहले हम थोड़ा सा लेवलिंग करते चलते हैं। नासा छिद्र ये है, नासा छिद्र, नहीं तो आप भूलते चले जाएंगे। ये जो है नेजल कैविटी है यानी नासा गुहा है, नासा गुहा। ये स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए एग्जाम में आएगा, नहीं तो हम इमेज देखा के पढ़ा देते, खत्म बात, बनाते नहीं। बनाने के लिए आएगा, जो भी हम इमेज बनाते हैं, जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सभी बनाने के लिए आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए हम बनाते हैं। नहीं तो हमको कोई शौक नहीं है बनाने का, हम इतना आर्टिस्ट भी नहीं है, हम सीधा इमेज दिखाते चल देते। समझ में आया? देखिए ये नासा गुहा यानी कि नेजल कैविटी जिसको बोलते हैं। इसके आगे ये आया फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे सांस नली और भोजन वाला मुंह जो है ये भी खुलता है, मतलब कि नासा मार्ग भी खुलता है और मुंह भी खुलता है, यहीं पे दोनों कॉमन चेंबर में खुलते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रसनी। अब ये ग्रसनी जो है आगे चल करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो फूड पाइप जो कि पीछे से हमारे पेट में चला गया होता है, और एक जो है सांस नली। सांस नली में ये ग्रसनी किस पे मिलती है? तो ये मिलती है कंठ से। पहले ग्रसनी किस में खुलती है? कंठ में। कंठ जो होता है इसको बोलते हैं लैरिंग्स। कंठ को क्या बोलते हैं? लैरिंग्स, लय देने वाला, सुर ताल लय। आप सुने होंगे संगीत में सुर ताल लय, मतलब लय में गाइए, कहाँ इसे गा रहे हैं आप कौआ के आवाज में। तो लय कौन बनाता है? यही बनाता है, लैरिंग्स बनाता है लय। तो लय से याद रखिएगा लैरिंग्स, ठीक। लैरिंग्स मतलब कि आवाज बनाने वाला, आवाज बनाने वाला, तो इसी को बोलते हैं लैरिंग्स यानी कि कंठ बोलते हैं। अब कंठ के नीचे जो कंठ है ना, ये एगो नली का पार्ट ही है। ये कंठ जो है आवाज बनाने वाला जो है बॉक्स है, इसको ये भी जो है नली का पार्ट है, नली के टाइप का होता है। इसके नीचे होता है ट्रेकिया, सांस नली, सांस नली। इसके नीचे क्या होता है? ट्रेकिया यानी सांस नली। ये कंठ जो है किस में खुलता है? सांस नली में। और सांस नली आगे चल करके दो भाग में डिवाइड हो गया है, जिसको बोलते हैं क्या? सांस नली जो गया है उसको बोलते हैं ट्रेकिया इंग्लिश में, सांस नली को ट्रेकिया। दो भाग में डिवाइड हो गया, इसको ब्रोनकाई, ब्रोनकाई मतलब श्वसनी। दो भाग बना तो दोनों का है श्वसनी है, और श्वसनी आगे चल करके श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोनक्यूल्स। अभी आपके लेवल पे बस इतना ही समझना है। वैसे तो प्राइमरी ब्रोनकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोनकाई, टर्सरी ब्रोनकाई, फिर प्राइमरी ब्रोनक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोनक्यूल्स, उसके बाद एल्विलाई लगा होता है। तो उतना हमको नहीं पढ़ना है, हमको बस पढ़ना है कि ये क्या क्या होता है, बस हल्का हल्का ओवरव्यू हमको लेना है। अभी 11th में जाएंगे तो सेकेंडरी ब्रोनकाई, प्राइमरी ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूल्स, इस सब के बारे में पढ़ना है। पहले देखिए, याद करिए, सांस कैसे कैसे अंदर जाएगा? तो नासा छिद्र नकिया के छिद्र से प्रवेश करेगा, नासा छिद्र, फिर नासा गुहा यानी कि नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स मतलब ग्रसनी, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स से सांस नली। देखिए लैरिंग्स से सांस नली, और सांस नली यानी ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोनकाई, ट्रेकिया डिवाइड हुआ दो भाग में, ब्रोनकाई, ब्रोनकाई से ब्रोनक्यूल्स, ब्रोनकाई जब आगे चल के डिवाइड हुए, दोनों जो ऐसे निकले हुए थे सांस नली से, वो आगे चल के डिवाइड हुए तो ब्रोनक्यूल्स। अब ब्रोनक्यूल्स से कौन जुड़ा होता है? एल्वियोलाई, जो गोल गोल स्ट्रक्चर है, गेंद जैसा बहुत सारा संरचना, लगता है अंगूर का गुच्छा है, वैसे जुड़ा होता है। तो इसको बोलते हैं एल्वियोलाई यानी कि कुपिका। अब इन कुपिकाओं तक ही ऑक्सीजन आता है। कुपिकाओं पर रक्त केशिकाओं का जाल होता है, मतलब कि ब्लड के नसों का जाल होता है। इस पर खूब ढेर नसें लगी होती है, पतली पतली, और पतली पतली दीवारों वाली नसें होती हैं। अब इसमें से गैसों का एक्सचेंज हो जाएगा, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वियोलाई में आ जाएगा, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है ब्लड में चला जाएगा। फिर ब्लड लेके दौड़ता हुआ जाएगा, लो तुम लो तुम लो तुम लो, ऐसे सबको बांट देगा। कभी दिल की कोशिका को देगा तो आपका दिल बहुत तेज धड़कने लगेगा, कभी ब्रेन की कोशिका को देगा तो ब्रेन बहुत तेज चलने लगेगा। तो इसीलिए ये जो है जरूरी है श्वसन तंत्र।
श्वसन तंत्र जरूरी क्यों है? क्योंकि हमको ऑक्सीजन पहुंचाना है ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लाना है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डायरेक्ट हम ब्लड में ऑक्सीजन नहीं ढकेल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमको यहाँ से श्वसन तंत्र लाना पड़ता है। और श्वसन तंत्र क्या है? तो नासा छिद्र, नासा गुहा, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स श्वास नली जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया ब्रोनकाई यानी कि श्वसनी, फिर श्वसनिकाओं में टूट जाता है और श्वसनिकाएं आगे चलकर उस पर ये एल्विलाई लग जाती हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, कुपिका इसको बोलते हैं, कुपिकाएं लग जाते हैं। ठीक। और इसके नीचे ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम जो है इसको कंट्रोल करता है, पंप करने में कंट्रोल करता है। देखिए कौन कुछ नहीं है, बस चेम्बर है, सब कुछ क्या है? चेम्बर है। अब इस चेम्बरवा में हवा भरना है और फेंकना है, हवा भरना है फेंकना है, यानी हवा बाहर से अंदर करना है, अंदर से बाहर फेंकना है, यही करना है। तो अभी कौन कराएगा? ये कराने के लिए डायफ्राम लगा होता है। डायफ्राम जो है ऊपर उठ जाएगा, ये पचक जाएगा फेफड़ा, जैसे पचकेगा, जैसे बोतल को पचकाते हैं तो उसमें से हवा निकलता है और फुलाते हैं तो उसमें हवा भरता है, वैसे ही फेफड़ा है, इसको पचकाना है, पचकाना है, बस नीचे से ढकेल देगा ये डायफ्राम थोड़ा सा, जैसे ढकेलेगा ये ऊपर उठ जाएगा, इसका आयतन कम हो जाएगा, ये छोट हो जाएगा, छोट होगा बस इसमें से हवा निकल जाएगा, फेंका जाएगा। और जैसे ही ये डायफ्राम नीचे जाएगा, डायफ्राम ये जैसे नीचे जाएगा, फेफड़ा फूल जाएगा, फूलने से अंदर आ जाएगा हवा, यानी कि ऑक्सीजन सहित पूरा हवा अंदर आ जाएगा। तो फेफड़े में वायु भी भर गया। कैसे? डायफ्राम जब नीचे गया तो वायु भर गया, ऊपर जाएगा ढकेल देगा फेफड़ा को, फेफड़ा पुचुक जाएगा, और पुचुक जाएगा तो बाहर आ जाएगा वायु। समझ रहे हैं? तो इसी से श्वसन होता है, इसी के द्वारा श्वसन होता है, ऐसे ही सांस लेने की प्रक्रिया होती है। अब हमारे रिब्स जो होते हैं ये भी सांस लेने में सहायता करते हैं। रिब्स मतलब कहते हैं ना, मार के बत्ता तूर दें, तो ये बत्ता जो है ना इसी को बोलते हैं रिब्स। इधर भी है और इधर भी है, देखे होंगे ऐसे लगता है, इसी को हम बोल देते हैं फेफड़ा। समझ रहे हैं? तो ये रिब्स जो है ये मतलब इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, रिब्स, रिब्स को क्या बोलते हैं? रिब्स को बोलते हैं, रिब्स को देखिए हिंदी इसका हम भूल चुके हैं। रिब्स को बोलते हैं पसली, पसली बोलते हैं, सॉरी पसली बोलते हैं। पसलियाँ जो होती हैं ये भी सांस लेने में सहायता करती हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होती हैं, जो कि फेफड़ा को फुलाने में, पचकाने में हल्का हल्का मदद करती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन फुलाता पचकाता है? ढकेल देगा, एक के बार ऊपर ढकेल देगा फेफड़ा को, फेफड़ा पचक जाएगा, जिससे इसमें से ऑक्सीजन निकल के बाहर ही भाग जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भाग जाएगा। और ऑक्सीजन भरना है, डायफ्राम नीचे चला जाएगा, धंस जाएगा, जिससे फेफड़ा फूल जाएगा और इसमें ऑक्सीजन चला जाएगा। समझ में आ गया? और ऐसे गैसों का एक्सचेंज तो अपने आप होता रहता है ब्लड कैपिलरीज से, ठीक, प्रेशर का डिफरेंस से होता है। इस सब के बारे में आपको 11th में पढ़ना है, उतना डिटेल में नहीं जाना है हमको, बस समझना है कि एल्विलाई तक हवा पहुंचाना है, एल्विलाई से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है। यहाँ से अब गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, वो हमको नहीं समझना है कैसे एक्सचेंज हो रहा है। गैस जो है, ऑक्सीजन जो है ब्लड में चला गया, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में आ गया, बस इतना ही जानते हैं हम। अभी कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, प्रेशर डिफरेंस क्या है, इन सब के बारे में आज हमको डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि ये जो है 11th में पढ़ाया जाता है। आपको 11th देखिए, हाई स्कूल इतना है, 11th के बाद इतना ऊंचा चला जाता है, तो इसका लेवल बहुत ही ज़्यादा जाने वाला है अभी 11th में, ठीक। तो उसके बारे में हमको पढ़ना है, अभी 11th में पढ़ना है, अभी नहीं। तो इसको लेवलिंग भी अभी करते चलिए। क्या ये क्या है? तो ये है कंठ, जिसको बोलते हैं कंठ, जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। लय से याद रखिएगा, लय मतलब सुर ताल लय संगीत में होता है, जो कि इसी से निकाला जा सकता है, जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। ये क्या है? सांस नली, श्वास नली, श्वास नली। ये जो होता है, ये दोनों इसको बोलते हैं क्या? श्वसनी, श्वसनी। और श्वसनी आगे चलकर डिवाइड हुई होती हैं, जिनको बोलते हैं श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं। अभी तो आप श्वसनिकाएं हम बता दे रहे हैं, लेकिन 11th में जब जाएंगे ना तो इन्हीं को बोल दिया जाएगा प्राइमरी ब्रोनकाई, यानी कि प्राथमिक श्वसनी, इन्हीं को बोला जाएगा, जिसको हम श्वसनिकाएं बोल रहे हैं। तो वैसे अभी वहाँ पे हमको समझना है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जो भी समझा रहे हैं बस उतना समझिए। श्वास नली यानी ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोनकाई दूगो, अब ब्रोनकाई आगे चल के डिवाइड हुआ तो उसको बोल दिए ब्रोनक्यूल्स, बस खत्म बात। समझ रहे हैं? पेड़ के टहनी जैसे बना हुआ। अब ये जो ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूल्स है, या जो कुपिकाएं हैं यानी एल्विलाई हैं, ये सब जो है ना बहुत नाजुक हैं, सब बहुत नाजुक है। इनको एक मुक्का लग जाएगा तो ये खत्म हो जाएंगी, सब की सब टूट के सब पचक उचक के खत्म हो जाएगा, फेफड़ा सब
नष्ट हो जाएगा। इसके लिए इस पे लगा होता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मतलब दो इसका कवरिंग हुआ है, दो लेमिनेशन चढ़ा है, दो झिल्ली का लेमिनेशन, और दोनों झिल्लिया के बीच क्या है, तो दोनों झिल्लिया के बीच द्रव है, लिक्विड है, जिससे कि फ्रैक्शन कम हो सके, फेफड़ा फूले तो फ्रैक्शन ना हो या पचके तो फ्रैक्शन ना हो। तो इन झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन। अब देखिए फेफड़ा को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन। फेफड़े को हम बोल देते हैं ऐसे शॉर्टकट में बोल देते हैं फुफ्फुस। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस। तो फेफड़े को फुफ्फुस भी बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। ये क्या है, डायाफ्राम है, डायाफ्राम। ये क्या है, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कूपिका है, कूपिका है। ठीक, समझ में आया। ये सभी चीजें हैं और कुछ नहीं है। हमको जो भी समझना था हम समझ चुके हैं। यही होता है श्वसन, और इसी के द्वारा श्वसन होता है। नाक में क्या होता है, नाक में कुछ बाल होते हैं, कुछ श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। श्लेष्म मतलब म्यूकस निकालने वाली, पोटा निकालने वाली, पोटा समझते हैं ना, तो वही निकालने वाली। वो क्यों निकलता है, इसलिए निकलता है ताकि हवा जो अंदर जा रहा है उसमें बहुत सारे धूल कण हैं। हम ऐसे गाड़ी चला रहे होते हैं, बाइक पे जा रहे होते हैं, सड़क पे धूल उड़ रहा है, ऐसे सांस ले रहे हैं, पता चला पूरा फेफड़ा भट जाएगा। तो ये ऐसा ना हो इसलिए नाक में बाल होता है जिससे कि धूल कण छन जाए। नाक में श्लेष्मा होता है, श्लेष्म ग्रंथियां होती है जो कि हरदम श्लेष्मा स्रावित करती रहती हैं, जिससे कि धूल कण उसी में चिपक जाए, बैक्टीरिया उसी में चिपक जाए, फेफड़ा में अंदर ना जाए। फिर ट्रेकिया में भी होता है, ट्रेकिया में भी थोड़े बाल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं सीलिया, बाल के तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी सीलिया भी इसमें मदद करते हैं। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला हेडिंग डालिए, पहला हेडिंग होडिंग मत डालिए आप। देखिए आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, देखिए वायु का रास्ता बता दीजिए पहले। वायु, वायु कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो वायु जो लिखिएगा, वायु पहले जाता है नासा छिद्र, नासा छिद्र। इसमें हमको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। नासा छिद्र से नासा गुहा, नासा गुहा, नासा गुहा से कहाँ जाता है वायु, ग्रसनी में जाता है। वैसे हम लाइन से लिखवाए ही हैं, ग्रसनी में। ग्रसनी से कहाँ जाएगा, कंठ में, कंठ में। कंठ से कहाँ जाएगा हवा, कंठ से जाएगा श्वास नली, श्वास नली। और श्वास नली से कहाँ जाता है, श्वसनी, श्वसनी। फिर श्वसनी से श्वसनिकाएं, श्वसनी से श्वसनिकाएं, श्वसनी से श्वसनिकाएं। और श्वसनिकाओं से कहाँ जाता है, कूपिका, कूपिकाएं। ठीक, कूपिकाएं। तो यही चीज है, यही हमको समझना है। कूपिकाओं में चला जाता है वायु, और क्या हो जाता है, और गैसों का एक्सचेंज बीच में हो जाता है। कूपिकाओं के बाद ये ब्लड में चला जाएगा, BLOOD, ब्लड में चला जाएगा। ब्लड से कोशिका में, ब्लड से सेल में। ठीक, ब्लड से सेल में, ब्लड जो है सभी सेल्स को ले जाकर के ऑक्सीजन बांट देगा। ये हमको इतना ही समझना था। पहला हेडिंग लगाइए, पहला हेडिंग होडिंग मत लगाइए, थोड़ा सा बस लिख लेते हैं हल्का हल्का। हेडिंग होडिंग नहीं लगाना है यहाँ पे, जो भी हम हेडिंग लगवाएंगे बस उतना ही हेडिंग लगाइएगा, सभी के बारे में हमको नहीं लिखना है। नासा छिद्र तथा नासा गुहा, नासा गुहा जो है लिखिएगा, नासा गुहा। इसमें क्या होते हैं सबके बारे में लिखवा देते हैं, जो भी हम पढ़ाए हुए हैं उसी के बारे में, सबके बारे में लिखवा रहे हैं। नासा छिद्र तथा नासा गुहा, इसमें सूक्ष्म, ब्लैक से कहाँ लिख रहे हैं आप, दोनों ब्लैक मार्कर है क्या, इसमें सूक्ष्म सूक्ष्म इसे लिखा जाता है। सूक्ष्म बाल तथा श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं, श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। श्लेष्म का मतलब, श्लेष्म का मतलब पोटा, याद रखिएगा बस, समझ में आया। श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं जो वायु से धूल कण को, धूल कण तथा बैक्टीरिया को अलग करने में
मदद करती हैं। ठीक, बस ये हो गया नासा गुहा। आगे लिखिएगा, नासा गुहा ग्रसनी में खुलता है। नासा गुहा ग्रसनी में खुलता है। और ग्रसनी के बारे में हम लिखे ही हैं कि ग्रसनी में क्या होता है, मुंह भी हमारा ग्रसनी में खुलता है, मुख गुहा भी ग्रसनी में खुलता है और नासा गुहा भी ग्रसनी में खुलता है, यानी दोनों ग्रसनी में खुलता है। फिर ग्रसनी आगे कंठ में खुलती है, कंठ में खुलती है। कंठ आवाज का, स्वर का निर्माण करता है, स्वर का निर्माण, आवाज लिख सकते हैं वैसे, आवाज का निर्माण करता है, आवाज का निर्माण करता है। ठीक, अब क्या हुआ आगे चल करके, ये कंठ जो है, कंठ कहाँ जाके खुलता है, कंठ आगे जाएगा, कंठ कहाँ खुलेगा, श्वास नली में, श्वास नली। और श्वास नली आगे चल के लिखवाए नहीं दिए हैं, श्वास नली श्वसनिका, श्वसनिका। और श्वसनिका आगे चल करके, श्वसनिका दूगो श्वसनिका में, श्वास नली दूगो श्वसनिका में आगे चल करके खुलेगा। और श्वसनिका आगे चल करके ढेर सारी श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाएं। और श्वसनिकाओं से कूपिका, कूपिका क्या है, गोल संरचना, जिस पर रक्त केशिकाओं का जाल है। कितना टाइम हो गया, 54 मिनट। चलिए 1 घंटे में आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। केशिकाओं का जाल होता है। देखिए, अब एक चीज़ हम आपको होमवर्क में देते हैं, वैसे हम नोट्स में लिख करके इसको दे देंगे। होमवर्क में क्या देते हैं, होमवर्क आपका ये है, हम बता देते हैं कि क्या होता है। धूम्रपान जब लोग करते हैं, धूम्रपान का मतलब नशा, सिगरेट, बीड़ी वगैरह जब पीते हैं तो उनका फेफड़ा खराब हो जाता है। कैसे खराब होता है इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो धूम्रपान हमारे श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक है। ये कैसे हानिकारक है, देखिए, हमारे जो श्वास नली में यानी ट्रेकिया में क्या होता है, सीलिया होता है। सीलिया झाड़ू के लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब लगता है ना कि गटैया में जो सांस नली है इसमें बाल जमा हुआ है, बहुत छोटा छोटा बाल। तो ये बाल जो होता है क्या करता है, वायु से जो भी बचा हुआ धूल कर रहता है, जो कि नाक में नहीं छन पाया होता है, उसको ये छानने का काम होता है गले में। इस सांस नली में नहीं छन पाया होता है जो उसको छानने का काम। तो यहाँ पे गले में सीलिया होता है। सीलिया मतलब बाल की तरह का स्ट्रक्चर, अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, बाल की तरह का स्ट्रक्चर होते हैं, तो सीलिया होता है। अब ये सीलिया जो है ना, ये बीड़ी सिगरेट वगैरह पीने से गल जाता है, जल जाता है, और जलने से ये नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब क्या होगा, जो भी धूल कण हैं या बैक्टीरिया हैं वो सीधा फेफड़ा में एंटर कर जाएंगे। फेफड़ा में कहाँ पे, तो फेफड़ा में इस एल्विलाई में, फेफड़ा में एल्विलाई में। और एल्विलाई में जैसे बैक्टीरिया जाएंगे यहाँ पे इन्फेक्शन करेंगे। इन्फेक्शन से क्या होगा, इसमें कैंसर भी हो सकता है। श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन होने का खतरा है, यानी कैंसर होने का खतरा है, जिससे कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो धूम्रपान जानलेवा है। कैसे जानलेवा है, क्योंकि ये सांस नली में सीलिया को नष्ट कर देता है, जिससे बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर जाने से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए फेफड़ों का कैंसर होता है और ये जानलेवा हो सकता है। इसी के बारे में आपको लिखना है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हेडिंग लगाइएगा और यही लिख दीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। वैसे हम इसको नोट्स में ऐड कर दिए हैं, नोट्स से आप जाकर देख कर लिख सकते हैं, लेकिन हम होमवर्क दे रहे हैं तो इसका मतलब नोट्स से जाके मत लिखिएगा। आप पहले लिखिएगा फिर नोट्स से मिलाइएगा, नोट्स से जा करके मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये डायफ्राम हमारा कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ऊपर ही समझना है, क्योंकि डायफ्राम पूरा नहीं काम करता है, कुछ काम तो पसलियाँ भी करती हैं। और गर्भावस्था में, यानी जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, उनमें ये डायफ्राम बहुत कम काम करता है, पसलियाँ ही काम करती हैं और एब्डोमिनल मसल काम करते हैं।
वो अभी आपको 11th में पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है। ठीक, देखिए ये जो डायफ्राम है, बस इसमें लिखना है डायफ्राम। डायफ्राम पहले लिखिए अंतर श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया में क्या लिखेंगे? अंतः श्वसन। अंतः श्वसन। और क्या लिखेंगे? दूसरा निःश्वसन। ये आप जानते होंगे, वैसे हम जानते हैं कि आप लोग जानते होंगे, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। देखिए ऑक्सीजन को फेफड़ा, वायु को फेफड़ा में पहुंचाना यानी श्वसन सतह तक पहुंचाना क्या कहलाता है? वायु को श्वसन सतह तक पहुंचाना अंतः श्वसन, और श्वसन सतह से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है? निःश्वसन। तो लिखिएगा ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना। देखिए जो हम धूम्रपान वाला दिए हैं ना, उसके लिए बस 10 लाइन छोड़िएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। धूम्रपान वाले में वो युक्त वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना अंतः श्वसन, अंतः श्वसन कहलाता है। और निःश्वसन क्या है? तो CO2 युक्त वायु को, CO2 युक्त वायु को श्वसन सतह से यानी फेफड़ा से, श्वसन सतह से वातावरण में छोड़ना निःश्वसन है। ठीक, छोड़ना क्या है? निःश्वसन है। तो यही दो प्रक्रिया होती हैं, अंतः श्वसन, निःश्वसन। अब अंतः श्वसन कब होता है? तो जब डायफ्राम अपने शिथिल अवस्था में रहता है तब क्या होता है? तब निःश्वसन होता है। और जब यह सिकुड़ता है यानी इसमें संकुचन होता है तो ये क्या होता है? अंतः श्वसन होता है। संकुचन का मतलब देखिए, डायफ्राम का पहले ही से शेप ऐसे गुंबदाकार होता है, पहले ही से डायफ्राम ऐसे होता है, इस तरह का, समझ रहे हैं? अब ये डायफ्राम नीचे जाएगा मतलब इस सिकुड़ेगा। तो जब डायफ्राम सिकुड़ता है, संकुचित होता है, तब अंतः श्वसन होता है। मतलब डायफ्राम नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है यानी फेफड़ा फूल रहा है। तो जब डायफ्राम संकुचित होता है तब अंतः श्वसन होता है, और जब डायफ्राम शिथिल होता है तो निःश्वसन होता है। वैसे संकुचन और शिथिलन हमको लिखना नहीं है, हम सीधा लिख देंगे कि डायफ्राम जो है क्या करता है? जब नीचे जाता है तो अंतः श्वसन, और जब ऊपर आता है तो निःश्वसन। डायफ्राम कैसे हेल्प करता है श्वसन में? डायफ्राम यह फेफड़ों के नीचे रहता है, यह दोनों फेफड़ों के नीचे होता है। ठीक, या दोनों फेफड़ों के नीचे होता है। इसके ऊपर जाने से निःश्वसन, निःश्वसन तथा नीचे आने से अंतः श्वसन होता है। नीचे आने से फेफड़ों के आयतन बढ़ने से, लिख सकते हैं फेफड़ों के आयतन बढ़ने से निःश्वसन होता है, सॉरी अंतः श्वसन होता है। अंतः श्वसन होता है बस। अब देखिए फेफड़े में से पूरा हवा न तो अंदर निकलता है और ना ही पूरा हवा अंदर आता है। तो फेफड़ा जो है कभी भी पूरा खाली नहीं होता है। नोट डाल करके लिख लीजिएगा कि फेफड़े कभी पूरे खाली नहीं होते हैं। फेफड़े में कुछ वायु हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। कुछ वायु हमेशा फेफड़ों में क्यों रहती है? वायु फेफड़ों में इसलिए रहती है ताकि फेफड़ा में जो एल्विलाई है, जो कुपिकाएं हैं, ये पिचक ना जाए। पिचक जाएंगे, एक में चिपक जाएंगे, हवा भरने में दिक्कत होगा। तो दिक्कत होगा इसलिए ये पिचके नहीं, इसमें हवा हमेशा रहता है। कुछ हवा हमेशा रहना चाहिए फेफड़ों में, ताकि ये जो फेफड़ा का स्ट्रक्चर है फूला हुआ रहे, नहीं तो पिचक जाएगा, पता चलेगा तो पिचकने से ये खराब हो जाएगा श्वसन तंत्र हमारा। ये ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया ये
अर्ध चंद्राकार कार्टिलेज का वलय इस पे पाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा कि इस पे कार्टिलेज, कान का जो हड्डी है दिख रहा है ना, मुड़ने वाला हड्डी, चाहे नाक में इसे यहाँ पे कार्टिलेज दिख रहा है, इसी तरह का अंदर होता है इस सांस नली में। यहाँ पे देखेंगे इसे दिख रहा होगा सी के आकार का, तो आधा आधा दूर होता है जिसको बोलते हैं सी के आकार के। इस ट्रेकिया पे कार्टिलेज पाए जाते हैं। और ये कंठ जो होता है ये भी कार्टिलेज का ही होता है। ये भी किसका होता है? कार्टिलेज का ही होता है। कंठ जो होता है ये भी कार्टिलेज का ही होता है। लैरिंग्स और ट्रेकिया ये दोनों कार्टिलेज के होते हैं। आगे भी इस पे भी अर्धचंद्राकार वलय पाए जाते हैं। इस श्वसनी पे वैसे अर्धचंद्राकार वलय पाए ही जाते हैं। तो इसके बारे में आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा कि आगे चलकर के श्वसनी पर भी अर्धचंद्राकार वलय पाए जाते हैं, जो कि इनको पिचकने से, कोलैप्स होने से बचाते हैं। नहीं तो पता चला सांस नली ऐसे, पता चला मांस का रहेगा चाहे किसी चमड़े का रहेगा, पचक जाएगा, सांस अंदर नहीं जाएगा चाहे बाहर नहीं आएगा, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए इस पे अर्धचंद्राकार वलय होता है जो कि इस सांस नली को फुलाए रखता है। ठीक, तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।